आज मुझे अभी समाचार मिला कि इन्होंने जो है जो किसानों के जो बिल हैं जो अभी केंद्र सरकार लेके आई थी, उसको दिल्ली राजपत्र में 23 नवंबर को नोटिफाई किया गया। ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और ये नेट पर सब जगह आपको मिल जाएगी। ये दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन है। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। अब ये विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, खुद नोटिफाई करने के बाद एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं, यानी दिल्ली के नियम अलग और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उधर का नियम अलग। इससे बड़ी धोखे की राजनीति क्या होगी कि किसी जगह तो टिक जाओ, कहीं तो सच बोलो। हर जगह झूठ, हर जगह फरेब। एवरीवेयर दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ people in public spaces. I do not think people carry a good impression about leaders who keep changing their stand as per the norm. You know, this is what is called opportunistic politics. Even amongst the politicians, he's a laughing stock because everybody laughs at him, saying, you know, he is untrustworthy. He can just change his colors. He's the new chameleon because he can just change and without qualms. मतलब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति हैं जो कि सेकंड के अंदर अपना रंग बदलते हैं, बल्कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए। खुद नोटिफाई किया 23 नवंबर को। आज नाटक नौटंकी विधानसभा में चालू हो गई और सबको पता है कि विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। कोई इनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप भी नहीं लगा सकता, लेकिन दिल्ली की जनता ये दोनों तस्वीरें देख ले जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूं। एक तरफ गैजेट की नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ आज का नाटक है। यू टर्न में एक्सपर्ट, ये दो चेहरे हैं इनके, डुप्लिसिटस। ये इसको कहते हैं दो मुंही बात कि एक ही समय में नोटिफाई करोगे, एक ही समय में उसको खारिज करोगे। दिल्ली के किसानों की यह हालत है कि दिल्ली में कभी किसानों को एमएसपी मिला ही नहीं है कांग्रेस के समय से। और जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं ना, तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली के किसान को कोई सब्सिडी नहीं है, कमर्शियल रेट पे करता है वो, और पानी तक नहीं है उसके पास। पानी भी ग्राउंड वाटर लेता है वो, वहां ना पीने का पानी है ना नहाने धोने का पानी है। दिल्ली के देहात में जरा जाके आप हालत देखिए। और देहात क्या, मेरी तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2-4 दिन पहले कोड़ी बस्ती के अंदर मैंने वहां पर सोलर लाइटिंग का प्रबंध करवाया, इसलिए कि वो लोग रोते हुए मेरे पास आए थे। कोड़ी व्यक्ति, लेपर कॉलोनी, उससे गरीब तो कोई नहीं है ना। एक कमरे के घर में 1600 से 1800 रुपए का उनका बिल आता है और वो रोते हुए आए कि हम 1600-1800 रुपए बहन जी नहीं दे सकते, आप कुछ परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। किसी से कहकर वहां पर सोलर लाइटिंग का इंतजाम कराया, क्योंकि दिल्ली में 1600 से 1800 रुपया अगर एक कमरे का खर्चा आ रहा है और कोड़ी कॉलोनी जैसे लोग उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी सब्सिडी जा कहां रही है? किसके साथ मिली भगत करके ये सब्सिडी का पैसा उड़ा रहे हैं? वो एक अलग अपने आप में कहानी है। और ये नई दिल्ली की हालत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। सिंह जी की शहादत को नमन करता हूं। आज के इस खुदगर्ज दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, उनके मन में इतनी पीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज़ सिंघू बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट, कंबल रोज़ लेके आया करते थे। और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है।
मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक यह आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन 3 कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें 3 कानून वापस करवाने हैं। और अंत में अंग्रेजों ने 3 कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन 3 बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, कि फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं मैं उस पर, फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आप लोगों को जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा।
उनको भी पता है कि कौन बेचेगा। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी ये कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई गई इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो।